ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आई। जैसे दुर्ग की आम सभा में उन्होंने कहा 3% कक्का, जाहिर सी बात है कक्का छत्तीसगढ़ में किसको कहा जाता है? कक्का 3% काम पक्का। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़, चूंकि राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़, उन्होंने राम जहां जहां गए थे उस इलाके को बाकायदा करोड़ों रुपयों का फंड देकर डेवलप किया और एक राम वनगमन सर्किट तैयार किया और बाकायदा चुनाव से पहले उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। तो ये माना जा रहा था कि राम जो है कहीं न कहीं भूपेश बघेल के लिए भी लाभ सिद्ध होंगे। लेकिन मित्रों, चुनाव जब जारी थे, मतदान की प्रक्रिया सिर पे थी, तब एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया जिसमें आरोपों से बचते हुए नेता नजर आ रहे थे। खास करके अगर भूपेश बघेल की बात करें, निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ के, वो जो आक्रामक होकर प्रचार कर रहे थे, वो डिफेंसिव होकर आरोपों का जवाब देने लगे। महादेव एक्ट घोटाला। यायावर के सभी दर्शकों को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई है और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों की बात करें तो मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया तक में ये बात कहीं न कहीं, जो चुनाव के पहले सर्वेक्षण हुआ करते हैं, एग्जिट पोल्स हुआ करते हैं, उनमें सब ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुनाया और बीजेपी को जहां 40-45 सीटें मिलने की बात कही जा रही थी, 55 सीटें देकर लोगों ने बीजेपी की झोली भर दी और कांग्रेस जो 2018 के चुनाव में 69 सीटों पर कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, इस बार कांग्रेस को सिर्फ 36 सीटों पर संतोष करना पड़ा। जाहिर सी बात है तेलंगाना में जरूर कांग्रेस की सरकार बन गई। इसके पीछे बहुत से कारण तलाशे जा रहे हैं, कारणों की विवेचना की जा रही है कि आखिर ये बदलाव कैसे हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ की परिणाम की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हुआ और बस्तर की 20 सीटों पर, साथ ही आसपास की सीटों पर जब मतदान हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना का प्रचार किया, महतारी वंदन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने का वादा किया गया और बाकायदा इसके लिए महिलाओं की लंबी लाइनें भी लगी। इस योजना का महिलाओं पर इतना गहरा असर हुआ, ये माना जाता है कि महिलाओं ने इस बार छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, पुरुषों से भी ज़्यादा वोटिंग की। तो ये माना जाए कि उन्होंने किसके पक्ष में वोटिंग की थी, ये स्पष्ट है। आंकड़े आप देखिए मित्रों। एक कारण और भी रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को एक ऐसे स्टेट के रूप में लिया जहां से उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि चुनाव से पहले ये खबरें लगातार आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हार मानने वालों में से नहीं है। इसका उदाहरण यूं देते हैं कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ 7 बार आए और अमित शाह ने तो न जाने कितने दौरे किए। पहले संगठन के लिए दौरे किए, फिर बाकी हिस्सों में गए, वो छत्तीसगढ़ के पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली और लगातार वे उनको टारगेट देते रहे
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शायद दिल्ली से ये सोच के आते थे कि मुझे भाषण में क्या कहना है। जैसे दुर्ग की एक आम सभा का उदाहरण देते हैं। प्रधानमंत्री ने हर बार सभा में एक ऐसा मुद्दा लोगों को सोचने के लिए दे दिया और जिसको कहना चाहिए विस्फोटक भाषण रहा, जिसने लोगों के बीच काफ़ी चर्चा पैदा की। जैसे दुर्ग की आम सभा में उन्होंने कहा 3% कक्का, जाहिर सी बात है कक्का छत्तीसगढ़ में किसको कहा जाता है? कक्का 3% काम पक्का। तो ऐसे कई जुमले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में उछाल कर जाते रहे और मतदान से पहले यानी 17 नवंबर को मतदान से पहले उन्होंने महासमुंद की सभा में भी बहुत से ऐसे बातों को रेखांकित किया जिसने कहीं न कहीं लोगों के बीच एक सनसनी जरूर पैदा की। भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन की यात्रा निकाली, बदले में कांग्रेस ने विकास की यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बोनस की घोषणा की तो कांग्रेस ने धान खरीद की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने और भी कई लोक लुभावन वादे किए, मसलन बेरोजगारों को नौकरी देने का मामला हो या विकास की बातें हो। कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़कर इन घोषणाओं का जवाब दिया और कहीं न कहीं घोषणा पत्र को अगर देखें तो वजन में कांग्रेस का घोषणा पत्र ज्यादा वजनी माना जा रहा था। इसके अलावा भूपेश ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को भी कैप्चर करने की कोशिश की। भूपेश बघेल ने राम जन्मभूमि का जो मसला है, जो मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी का अहम मसला, अहम मुद्दा माना जाता है, उसको गड़प करने की कोशिश की। उन्होंने छत्तीसगढ़, चूँकि राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़, उन्होंने राम जहाँ जहाँ गए थे उस इलाके को बाकायदा करोड़ों रुपयों का फंड देकर डेवलप किया और एक राम वनगमन सर्किट तैयार किया और बाकायदा चुनाव से पहले उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। तो ये माना जा रहा था कि राम जो है कहीं न कहीं भूपेश बघेल के लिए भी लाभ सिद्ध होंगे। लेकिन मित्रों, चुनाव जब जारी थे, मतदान की प्रक्रिया सिर पे थी, तब एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया जिसमें आरोपों से बचते हुए नेता नजर आ रहे थे। खास करके अगर भूपेश बघेल की बात करें, निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ के, वो जो आक्रामक होकर प्रचार कर रहे थे, वो डिफेंसिव होकर आरोपों का जवाब देने लगे। महादेव एक्ट घोटाला, जिसमें उन पर सीधे आक्षेप लगा। एक वीडियो सामने आया, उस वीडियो की पुष्टि, सत्यता, तमाम बातें होती रही, लेकिन आरोप तो लग गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संबोधित करते हुए कहा कि उनको इस आरोप का जवाब देना चाहिए। इस मुद्दे के उछलने के बाद, ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आई। जो पार्टी आरोप लगाती रही थी, उसको आरोपों की सफाई देनी पड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी विनोद वर्मा खुद इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में साल भर पहले 2 जगहों पर वैमनस्य और उन्माद की ऐसी उपद्रवी घटनाएं हुई थी जिसने कहीं न कहीं शांति के टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को सोचने के लिए मजबूर किया। कवर्धा में उपद्रव हुआ, सरकार ने उसको नियंत्रित कर लिया, कुछ लोग जेल भेजे गए। बीजेपी इस मुद्दे पर शांत रही, लेकिन लोगों में ये मुद्दा अहम तो रहा चर्चाओं में।
क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती रही हैं। इसके बाद दुर्ग में एक लड़का इसी उपद्रव में मारा गया। भारतीय जनता पार्टी ने उपद्रव में मारे गए युवक के पिता ईश्वर साहू को विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया और जनता जनार्दन का फैसला कहिए कि साजा के राजा कहे जाने वाले कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को ईश्वर साहू ने हरा दिया। इसके बाद एक और घटना हुई। रायपुर शहर के 7 बार के विधायक रहे और अब 8वीं बार चुने भी गए हैं सीनियर मोस्ट बीजेपी के एमएलए बृजमोहन अग्रवाल एक इलाके से प्रचार के लिए जा रहे थे। वहां उन पर कथित तौर पर हमला हुआ। बृजमोहन अग्रवाल भीड़ लेकर सीधे कोतवाली थाने जा धमके और मित्रों वहां जो हाई डिग्री हंगामा मचा, जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में एक सनसनी सी दौड़ गई। खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस धरने में पहुंचे और उन्होंने पुलिस वालों को चेतावनी देकर कहा था कि सरकार के तलवे चाटना बंद कर दें और इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस घटना का चेन रिएक्शन रायपुर, नांदगांव, दुर्ग और बस्तर, महासमुंद, यहाँ तक कि बिलासपुर के शहरी और कहीं न कहीं कस्बाई ग्रामीण इलाकों में भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 30 एमएलए 25,000 से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। इसके अलावा ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की जो चाबी है वो आदिवासियों के पास में है, यानी बस्तर और सरगुजा। इस इलाके के आदिवासी जिस भी पार्टी को वोट देते हैं वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। और मित्रों, आदिवासियों को हम बेशक अनपढ़ निरक्षर मानते हैं, लेकिन उनके फैसले देखिए, वो कभी हैंग फैसले नहीं करते हैं। वो जिसकी भी झोली भरते हैं पूरी भरते हैं। पिछली बार उन्होंने पूरी सीटें कांग्रेस पार्टी को दी थी, बस्तर ने 12 की 12। इस बार 12 में से 8 सीटें बस्तर ने भाजपा को दी। तो चुनाव परिणाम में एक नहीं बहुत सारे मुद्दे हावी होते हैं और इन मुद्दों का पता तब चलता है जब परिणाम आ जाते हैं। इसके पहले तो एग्जिट पोल होते रहते हैं और एग्जिट पोल कैसे होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे।